नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास रचना पर बात करने वाले हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का कालजयी उपन्यास मैला आंचल। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो उसके कई पहलुओं पर रोशनी डालती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि बिहार के पूर्णिया जिले के एक गांव मेरीगंज की अंध धड़कनों की आवाज है। सही कहा, पाठक को सीधा उस मिट्टी से जोड़ देता है ये उपन्यास। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद है इसके साहित्यिक और सामाजिक महत्व को समझना। और ये भी कि क्यों इसे हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है, सिर्फ एक आंचलिक उपन्यास नहीं। हाँ, क्योंकि ये महज गांव का चित्रण नहीं है। स्रोत भी यही बताते हैं कि ये उस समय के समाज की वो जटिल परतों को खोलता है। चलिए तो शुरू करते हैं। 1954 में जब ये प्रकाशित हुआ तो इसने हिंदी उपन्यास में आंचलिकता की जैसे एक लहर हिला दी। बिल्कुल, एक नई धारा शुरू हुई। लेकिन ये सिर्फ साहित्यिक घटना नहीं थी, है ना? नहीं, इसने तो उस समय के बौद्धिक जगत में भी काफी हलचल मचाई थी कि अरे गांव को ऐसे भी देखा जा सकता है। और यही आंचलिकता तो इसकी जान है। पूरी कहानी मेरीगंज गांव में ही घटती है। जी। रेणु जी ने वहां के लोगों की बोली, उनके संघर्ष, जैसे वो कोसी नदी की बाढ़ का डर, मलेरिया का प्रकोप, हाँ, और उनका आपसी प्रेम, उनकी छोटी छोटी राजनीति, सब कुछ बिल्कुल इतनी बारीकी से उकेरा है कि लगता है हम वहीं हैं। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि भाषा का ऐसा जादू है कि पात्र बोलने लगते हैं। हाँ, और वो भाषा अद्भुत। लोग भाषा का इतना सहज इस्तेमाल, ठेठ देहाती मुहावरे, कहावतें और भावनाओं का वो सूक्ष्म चित्रण, मतलब खुशी और दुख जैसे एक साथ गुथे हुए। सही कहा। एक स्रोत में ये भी लिखा है कि कैसे वो मौसम के बदलने को भी पात्रों के मन से जोड़ देते हैं। वाह, कमाल का लेखन है। पात्रों की बात करें, डॉक्टर प्रशांत का किरदार बहुत अहम है। हाँ बिल्कुल, शहर से आया वो आदर्शवादी डॉक्टर गांव की सेवा का सपना लेकर पर असलियत से टकराता है। जी। स्रोत बताते हैं कि रेणु ने उसके आदर्शवाद और गांव की जो सच्चाई है, जातिवाद, अंधविश्वास, उसके बीच का टकराव बड़ी ईमानदारी से दिखाया है। हाँ, वो मोहभंग जो उसे होता है, वो उस दौर के कई युवाओं की कहानी है। और दूसरे पात्र भी कम नहीं, बलदेव, कालीचरण, बावनदास, कमली, लक्ष्मी। हाँ, कमली का चरित्र तो खास तौर पर, जैसे स्रोत बताते हैं, वो उस समय की स्त्री की दबी हुई इच्छाओं और बंधनों का प्रतीक बन जाती है। हर पात्र गांव के किसी न किसी पहलू को दिखाता है। बिल्कुल। अब अगर इसके मूल विषयों पर आएं, तो ये समाज का एक बहुत यथार्थवादी चित्रण है, लगभग एक दस्तावेज जैसा। हाँ, आजादी के ठीक बाद का भारत, उम्मीदें भी हैं और गांव में बढ़ती हुई राजनीतिक खींचतान भी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी का झगड़ा, और उसका आम आदमी पर क्या असर पड़ रहा है, ये सब भी दिखता है। और नारी संवेदना का पक्ष भी बहुत मजबूत है इसमें। जी, जैसा हमने कमली की बात की, दूसरी औरतें भी हैं जो चुपचाप सहती हैं, पर उनकी अपनी एक सोच है, अपनी दुनिया। रेणु ने उन्हें आवाज दी है, बड़ी संवेदनशीलता से। निश्चित रूप से। और ये सब कुछ गांव की रोजमर्रा की जिंदगी में बुना हुआ है। यही तो खास बात है, साधारण जीवन में छिपी असाधारण कहानियां और जटिल सामाजिक सच्चाइयां भी। इसीलिए तो ये इतना महत्वपूर्ण उपन्यास बन गया। गांव की कहानी होकर भी पूरे भारत की कहानी लगती है। बिल्कुल। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि मैला आंचल सिर्फ एक किताब नहीं है, ये पाठकों को उस गहरी मानवीय संवेदना से जोड़ता है जो शायद आज भी हमारे ग्रामीण भारत में कहीं ना कहीं जिंदा है। एक तरह से समाज का आईना है और एक युग का दस्तावेज भी। और रेणु की कथा कला का तो ये बेजोड़ नमूना है। बिल्कुल, इसीलिए जिन्होंने इसे पढ़ा है वो जानते हैं कि इसे जितनी बार पढ़ो नए अर्थ मिलते हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें तो इसे जरूर पढ़ना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। जी हाँ, और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि कैसे कोई रचना जो एक बहुत छोटे खास इलाके की मिट्टी, बोली और लोगों की कहानी कहती है, वो समय और भूगोल की हदें पार करके इतनी यूनिवर्सल, इतनी कालजयी बन जाती है। क्या वजह हो सकती है इसकी?